गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे कारो 2020। तो शुरू करते हैं हम कारो 2020। पहले हम लोग देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020। कारो 2020 किस किस पे अप्लीकेबल है। तो कारो 2020 अप्लाई टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। कारो 2020 सभी कंपनी पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी पे एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इन सब कंपनियों को छोड़ के वो सभी कंपनी पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी पे। वो कौन कौन सी कंपनी है जिनको छोड़ के कारो एप्लीकेबल है। तो पहला है बैंकिंग कंपनी, दूसरा है इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा है कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 कंपनी, फिर है 1 पर्सन कंपनी, ए स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडी और होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी। जो सब्सिडी और होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी है उस पर एप्लीकेबल होगा कारो। ये सिर्फ उनके लिए है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ तक है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस को जोड़ के अगर अप टू 1 करोड़ तक है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। कब का लेंगे पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस एज ऑन बैलेंस शीट डेट का 1 करोड़ तक है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। फिर दूसरा टोटल बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द किसी फाइनेंशियल ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी टाइम पे अगर टोटल बोरिंग अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया वो अप टू 1 करोड़ तक है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा उस प्राइवेट कंपनी पे। या फिर टोटल रेवेन्यू उसका डिस्क्लोज किया गया हुआ है एज डिस्क्लोज इन शेड्यूल 3 लेस दैन इक्वल टू 10 करोड़ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर का टोटल रेवेन्यू जो है एज इन डिस्क्लोज किया गया एज पर शेड्यूल 3 में वो रेवेन्यू जिसका लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ है वो प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा कारो। ये एप्लीकेबिलिटी है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट है वो देख लेते हैं। कारो नॉट अप्लाई ओवर ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कारो एप्लीकेबल नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, सिर्फ इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही कारो एप्लीकेबल है। प्रोविज़न ऑफ कारो आर इक्वली एप्लीकेबल इन केस ऑफ ब्रांचेज। कारो का प्रोविज़न इक्वली एप्लीकेबल है, ब्रांचेज अलग अलग ब्रांचेज है तो उस पर एप्लीकेबल है। पेड अप शेयर कैपिटल में इंक्लूड्स होता है इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, दोनों लेंगे हम लोग। पेड अप शेयर कैपिटल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम लोग इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लेंगे। फिर रिजर्व्स में इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। फिर ऑल लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आर टू बी कंसिडर्ड एंड इन एग्रीगेट। लोन में हम लोग सारे लोन लेंगे जो भी सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, सारे लोन को हम लोग लेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड एनबीएफसी। और टोटल रेवेन्यू कंप्राइजेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। टोटल रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो रहेगा ही और अदर इनकम भी कोई है तो वो भी हम लोग लेंगे टोटल रेवेन्यू में। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है, ये एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट ख़त्म होता है। फिर दूसरा रिपोर्टिंग वाला पार्ट आता है। रिपोर्टिंग वाला पार्ट क्या है, क्लॉज 3.1 में है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, जिसको अब पीपीई भी कहा जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें रिपोर्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग बोलेंगे वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन। ये देखेंगे कि प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं पीपीई का। वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन हैज़ बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट। फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है रीजनेबल इंटरवल पे। वेदर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस एंड इफ़ सो वेदर डेल्ट प्रॉपरली इन द बुक्स। कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो प्रॉपरली बुक्स में डील किया गया है कि नहीं, मेंशन किया गया है कि नहीं। टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर हेल्ड इन नेम ऑफ कंपनी इफ नॉट प्रोवाइडेड डिटेल्स। टाइटल डीड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कंपनी के नेम में है तो उसका डिटेल प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो उसका डिटेल्स दिया जाए। Whether the company has revalued its property, plant and equipment or intangible assets or both during the year, and if so, अगर कंपनी रिवैल्यूट करता है पीपीई को और इंटेंजिबल एसेट को या फिर दोनों को तो if so, whether the revaluation is based on the valuation
बाय रजिस्टर वैल्यूअर, अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है तो रजिस्टर वैल्यूअर के द्वारा हो रहा है कि नहीं। स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंजेस, और चेंजेस भी देखेंगे हम लोग, स्पेसिफाई करेंगे कि इफ़ चेंजेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10% एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स। स्पेसिफाई करेंगे हम चेंजेस कि अगर चेंजेस 10% या 10% से ज़्यादा हो रहा है, एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, ईच क्लास का देखेंगे हम लोग, टोटल निकालेंगे ईच क्लास के प्रॉपर्टी को, उसका देखेंगे। अगर चेंजेस 10% से ज़्यादा हो रहा है या 10% हो रहा है तो उसका हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि कितना अमाउंट चेंज हो रहा है। वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और आर पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 एंड इट्स रूल। अगर कोई प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजेक्शन के अंदर में है तो उसको अकॉर्डिंगली एज पर बेनामी ट्रांजेक्शन डील किया गया है कि नहीं। इफ़ सो वेदर द कंपनी हैज अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज द डिटेल्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं। ये था पीपी के बारे में, फिक्स एसेट्स के बारे में। दूसरा क्लॉज बोलता है इन्वेंट्रीज के बारे में। इन्वेंट्रीज के बारे में कहता है वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन हैज़ बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेदर कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट, वेदर इन डिस्क्रिपेंसीज ग्रेटर देन इक्वल टू 10% एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इंटरवल, each class of inventory were noticed, and if so whether they have been properly dealt with in the books of accounts। अगर 10% या 10% से ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज अगर मिलता है तो उसको प्रॉपरली डील किया गया है कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में। वेदर कंपनी हैज़ बीन सेक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट ग्रेटर देन 5 करोड़ इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक और FI on the basis of security of current assets, whether the quarterly return or statement filed by the company with such bank or FI in agreement with the books of account of company, if not give details। अगर कंपनी सेक्शन किया हुआ है, वर्किंग कैपिटल लिया हुआ है 5 करोड़ से ज़्यादा बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस सिक्योरिटी के बेसिस पे, करंट एसेट के सिक्योरिटी बेसिस पे, क्योंकि करंट एसेट में इन्वेंट्री भी आता है, तो सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर लिया हुआ है, करंट एसेट की सिक्योरिटी के बेसिस पे वो सेक्शन किया हुआ है वर्किंग कैपिटल का लिमिट 5 करोड़ से ज़्यादा अगर लिया हुआ है कंपनी, तो क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है कंपनी की, नहीं बैंक को। और अगर नहीं करता है तो उसका डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि नहीं, क्यों नहीं कर रहा है। इन्वेंट्री में वेरीफाई वंस इन ईयर करेगा और फिक्स एसेट में वेरीफाई वंस इन 3 ईयर्स करेगा। फिर थर्ड क्लॉज में आता है हमारा इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन और एडवांसेस के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन और एडवांसेस में देखते हैं क्या है रिपोर्टिंग, क्या क्या करना पड़ता है। इसमें अमेंडमेंट है, पूरा अमेंडेड है। वेदर कंपनी हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट इन प्रोवाइडेड एनी गारंटी और सिक्योरिटी और ग्रांटेड एनी लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन सिक्योर और अनसिक्योर टू कंपनीज firm LLP or any other parties, if so whether company has provided loan or provide advance in the nature of loan or stood guarantee or provide security to any other company, if so indicate। अगर कंपनी लोन एडवांसेस इन्वेस्टमेंट या देता है या गारंटी देता है तो if so indicate aggregate amount during the year and balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loan or advances and guarantee or security to subsidiary joint venture and associate। तो वो इंडिकेट करेगा वो एग्रीगेट अमाउंट जितना वो दिया है लोन या फिर बैलेंस आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट के डेट पे, जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो लोन एडवांसेस या गारंटी दिया हुआ है टू सब्सिडरी जॉइंट वेंचर या एसोसिएट को वो डिटेल देगा। एग्रीगेट बी में बोल रहा है एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट with respect to such loan or advances and guarantee or security to parties other than subsidiary joint venture and associate। वो अमाउंट का भी डिटेल देगा या फिर वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बैलेंस शीट डेट के पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो एडवांसेस लोन और गारंटी वो अदर देन वो पार्टी को दिया है जो अदर देन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट है। फिर आगे वो करेगा रिपोर्टिंग वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड गारंटी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी गिवन एंड द terms and condition of the grant of all loans and advances in the nature of loan and guarantee provide are not prejudicial to the company interest। वो वेरीफाई करेगा कि नॉट जो भी दिया गया है वो
नॉट प्रेजुडिशियल टू द कंपनी, इंटरेस्ट के लिए नहीं दिया गया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सी में है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has stipulated and whether the repayment or receipt are regular। देखिएगा नेचर ऑफ लोन क्या है, इंटरेस्ट स्टिपुलेटेड है कि नहीं, रिपेमेंट जो है रेगुलर है कि नहीं इंटरेस्ट का, ये सब चेक करेगा। इफ़ द अमाउंट इज़ ओवर ड्यू स्टेट द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज़। अगर अमाउंट ओवर ड्यू हो गया है और ओवर ड्यू हुए मोर देन 90 डेज़ हो जाता है, then whether reasonable step have been taken by the company for recovery of the principal and interest। तो कंपनी के द्वारा रीजनेबल स्टेप लिया गया है कि नहीं, ये देखेंगे। फिर ई में देखेंगे whether any loan or advances in the nature of loan guarantee loan granted which has fallen due during the year has been renewed or extended or fresh loan granted to settle the overdue of existing loan given to the same parties, if so specify the aggregate amount of such dues renew or extended or settled by fresh loan and the percentage of the aggregate to the total loans or advances in the nature of loan granted during the year not applicable to the company whose principal business is to give loan। वो कंपनी अगर नया लोन लेती है एग्जिस्टिंग लोन को पे ऑफ करने के लिए, तो उस नए लोन का भी एग्रीगेट अमाउंट जो ड्यूज़ है उसको स्पेसिफाई किया है कि नहीं, अलग से उसका डिटेल प्रोवाइड किया है कि नहीं, कंपनी रिपोर्ट किया है कि नहीं। ये सब चीज़ रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस कंपनी को, जिस कंपनी का काम है, ये जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही है लोन देना। फिर एफ में बोलता है वेदर द कंपनी हैज़ ग्रांटेड एनी लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आइदर रिपेबल ऑन द demand or without specifying any terms or period of repayment, if so specify the aggregate amount of percentage thereof to the total loan granted aggregate amount of loan granted to promoter related party as under section 276 of the Companies Act 2013। अगर कोई अमाउंट ग्रांटेड या लोन एडवांसेस नेचर ऑफ लोन जो कि रिपेबल ऑन डिमांड है, अगर वैसा कोई लोन दिया गया है प्रमोटर रिलेटेड पार्टी को, तो उसका एग्रीगेट अमाउंट और परसेंटेज स्पेसिफाई करना है। फिर क्लॉज 4 में है कंप्लाइंस ऑफ प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी इफ़ नॉट प्रोवाइडेड द डिटेल्स देयर ऑफ, डिटेल्स देना है उसका। फिर 5 में है क्लॉज 5 बोलता है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या है, डायरेक्टिव बाय आरबीआई एंड सेक्शन 73 to 76 कंप्लाइड विथ इफ़ नॉट नेचर ऑफ कन्वेंशन। अगर नहीं वो कंप्लाई कर रहा है, आरबीआई के द्वारा जो डायरेक्शन दिया है हुआ है, या फिर सेक्शन 73 to 76 नहीं कंप्लाई हो रहा है, तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन रिपोर्ट करेंगे। ऑर्डर पास्ड बाय CLB आरबीआई कोर्ट ट्रिब्यूनल वेदर कंप्लाइड विथ और नॉट। फिर है हमारा क्लॉज 6 में कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में। कॉस्ट रिकॉर्ड में है वेदर स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 इफ़ यस वेदर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेड एंड मेंटेन एज पर सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हम लोग देखेंगे कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, अगर हाँ हो रहा है तो वेदर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेड और मेंटेन हो रहा है कि नहीं। 7 क्लॉज में देखेंगे स्टैचुटरी ड्यूज़। स्टैचुटरी ड्यूज़ में क्या है, वेदर अनडिस्प्यूटेड GST, PF, ESI, IT, ST, कस्टम, एक्साइज, वैट, सेस एंड अदर पेड रेगुलरली इफ़ नॉट आउटस्टैंडिंग गेट देन 6 months एज ऑन बैलेंस शीट डेट। विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट स्टैचुटरी ड्यूज़ स्टेट अमाउंट इन्वॉल्व एंड फॉरम वेयर डिस्प्यूट इज़ पेंडिंग। अगर डिस्प्यूट हो है स्टैचुटरी ड्यूज़ का, तो उसकी रिगार्डिंग हम लोग अमाउंट बताएंगे कितना इन्वॉल्व है। फिर क्लॉज 8 में अनरिकॉर्डेड इनकम। अनरिकॉर्डेड इनकम के बारे में है वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कोई एनी ट्रांजेक्शन जो कि नहीं रिकॉर्डेड है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको सरेंडर या डिस्क्लोज करेंगे टैक्स असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट।
If so, whether previously unrecorded income has been properly recorded in books of account during the year. कोई previously unrecorded income है उसको record करेंगे during the year में. फिर क्लॉज 9 में देखेंगे repayment of dues. repayment of dues में है whether company defaulted to repayment of loan or other borrowing or in the payment of interest thereon to any lender. If yes, the period and amount of default to be recorded. Whether the company is declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender, whether term loan were applied for the purpose for which the loan were obtained. If not, the amount of loan is so diverted and purpose for which is used may be reported. Whether fund raised or short term basis have been utilized for long term. अगर short term को long term के लिए utilize कर लिया गया है. If yes, the nature of amount to be indicate. तो nature of amount हम लोग बताएंगे, indicate करेंगे. Whether company has taken any fund on account of or to meet the obligation of its subsidiaries, associate or joint venture. If so, details thereof with the nature of such transaction and amount. कोई कंपनी फंड लिया है जो कि ऑब्लिगेशन मीट कर रहा है सब्सिडरी के लिए, एसोसिएट के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए, तो उसका डिटेल से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बताएगा, अमाउंट बताएगा, कितना वो यूज़ कर रहा है उसके लिए. वेदर दी कंपनी हैज़ रेज्ड लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन द place of security held in its subsidiary, joint venture or associate company. If so, give details thereof and also report if the company has defaulted in repayment of such loan raised. फिर क्लॉज 10 बोलता है फ्रॉड के बारे में. क्लॉज 10 बोलता है मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू एंड टर्म लोन. वेदर मनी रेज्ड बाय वे ऑफ IPO and FPO applied for the purpose for which those are raised. If not, the details together with the delay or default and subsequent rectification if any. Whether company has made any preferential allotment or private placement of sharing or convertible debenture during the year, and if so, whether the requirement of section 42-62 of Companies Act 2013 have been complied with. The fund raised have been used for the purpose with which the fund were raised. If not, provide details in respect of amount involved and nature of non-compliance. फिर क्लॉज 11 बोलता है फ्रॉड. whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year. If yes, the nature of the amount involved in is to be indicated. अगर कोई फ्रॉड कंपनी करता है या फिर नोटिस किया जाता है तो या फिर रिपोर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो नेचर एंड अमाउंट जितना भी इन्वॉल्व है उसको इंडिकेट किया जाए. Whether any report under section 143 subsection 12 of the Companies Act has been filed by the auditor in form ADT4 as prescribed under rule 13 of the Companies Audit and Auditor Rule 2014 with the central government. अगर कोई रिपोर्ट सेक्शन 143(12) में आया हुआ है, ऑडिटर के द्वारा फाइल किया गया है इन फॉर्म ADT4 में, whether auditor has considered whistleblower complaint received during the year by the company. अगर कोई विसल ब्लोअर के द्वारा कंप्लेंट मिला हुआ है तो उसको रिपोर्ट होगा ये आरोप के अंदर. फिर 12 में है निधि कंपनीज के बारे में है. वेदर निधि कंपनी हैज़ complied with net own fund to deposit is ratio of 1:20 to meet out the liability. निधि कंपनी कंप्लाई कर रहा है कि नहीं नेट ओन फंड और डिपॉजिट 1:20 के रेशियो में है कि नहीं. वेदर निधि कंपनी मेंटेन 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट टू मीट आउट द लाइबिलिटी. 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट है कि नहीं, मेंटेन कर रहा है कि नहीं. Whether there has been any default in payment of interest on deposit or repayment thereof, and if so, the details thereof. अगर डिफ़ॉल्ट कर रहा है पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट करने में, डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट बन रहा है उसका पेमेंट करने में, या फिर डिपॉजिट का रिपेमेंट करने में, तो उसका डिटेल्स जाएगा. 13 में ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी. वेदर ऑल ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी आर इन compliance with section 177 and 188 Companies Act 2013 and the details have been disclosed in the financial statement as required by the applicable AS.
फिर उसके बाद है 14 मेरे इंटरनल ऑडिट सिस्टम, वेदर कंपनी हैज़ एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम commensurate with the state size and nature of its business, whether report of internal auditor for the period under audit were considered by the statutory auditor. फिर 15 में है नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर, whether company has entered into any non cash transaction with director or person connected with him, अगर कंपनी एंटर करती है कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन में डायरेक्टर के साथ या उससे रिलेटेड किसी भी पर्सन के साथ, इफ़ सो वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाई करती है, तो सेक्शन 192 का कंप्लाई करती है कि नहीं, अगर नहीं करती है तो रिपोर्ट करेगा कारों में। फिर 16 में है रजिस्ट्रेशन विथ RBI, रजिस्ट्रेशन विथ RBI, वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 45I of RBI Act 1934 and if so whether the registration has been obtained, whether the company has conducted any non-banking financial or housing finance activity without a valid COR certificate of registration from the RBI, whether company is a core investment company, if so whether it continue to fulfill criteria of a CIC, and in case of company is a exempted or unregistered CIC, whether it continue to fulfill such criteria, whether the group has more than one CIC as a part of group, if yes indicate the number of CIC which are part of the group. फिर उसके बाद आता है 17 में कैश लॉसेस, whether the company has incurred cash losses in the financial year and immediately preceding financial, if so state the amount of cash losses, अगर कंपनी कोई फाइनेंशियल ईयर में कैश लॉसेस करती है या फिर उसके पिछले साल में कैश लॉसेस करती है तो उसका अमाउंट इंडिकेट करेगी, स्टेट करेगी कितना कैश लॉसेस हुआ है। फिर 18 में देखेंगे हम लोग कंसिडरेशन ऑफ इशू रेज्ड बाय आउटगोइंग ऑडिटर, whether there has been any resignation of the statutory auditor during the year, if so whether the auditor has considered the issue, objection or concern raised by the outgoing auditor. फिर देखेंगे 19 में existence of material uncertainty as to company ability to meet its liability on the basis of financial ratio, aging and expected dates of the realization of financial assets and payment of financial liability, other information accompany the financial statement, the auditor's knowledge of the BOD and management plan, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of audit report, that company is capable of meet its liability existing at the date of balance sheet as and when they fall due with a period of 1 year from the balance sheet date. फिर 20 में देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ अनस्पेंट CSR अमाउंट, whether in respect of other than ongoing project company has transferred unspent amount to a fund specified in schedule 7 to the Companies Act within a period of 6 months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to section 135 subsection 5 of the said act, whether any amount remaining unspent under section 135 subsection 5 pursuant to any outgoing project have been transferred to the special account in compliance with the provision of section 135 subsection 6 of the said act. फिर 21 में देखेंगे क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स इन कारो रिपोर्ट ऑफ ग्रुप कंपनी, whether there have been any qualification or adverse remarks by a representative auditor in Caro report of company included in consolidated financial statement. consolidated financial statement पे अगर कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिपोर्ट दिया गया है ऑडिटर के द्वारा, तो इफ़ यस इंडिकेट द डिटेल्स ऑफ कंपनी एंड द पैराग्राफ नंबर ऑफ कारो रिपोर्ट कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स, तो इंडिकेट करेगा वो पैराग्राफ का नंबर और जो कि कारो में रिपोर्ट किया गया है और कंटेन है उसमें क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क्स। ये टोटल 21 क्लॉजेज था कारो में रिपोर्ट करने के लिए। तो 21 में है पहला फिक्स असेट, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा इन्वेस्टमेंट सा गारंटी सिक्योरिटी लोन और एडवांसेस पे, फिर है कंप्लाइंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 185-186, फिर पब्लिक डिपॉजिट पे, कॉस्ट रिकॉर्ड पे, स्टैचुटरी ड्यूज़ पे, अनरिकॉर्डेड इनकम पे, रिपेमेंट ऑफ ड्यूज़ पे, मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू और टर्म लोन्स, फ्रॉड पे, निधि कंपनी पे, ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज पे, इंटरनल ऑडिट सिस्टम पे,
नॉन कैश ट्रांजेक्शन विथ डायरेक्टर पे, रजिस्ट्रेशन विथ RBI, कैश लॉसेस पे, कंसिडरेशन ऑफ इशू रेज्ड बाय outgoing auditor, existence of material uncertainty as to company ability to meet its liability, transfer of unspent CSR amount, qualification or adverse remarks in Garo report of group companies। ये सब पे था रिपोर्टिंग। कारो के अंदर रिपोर्टिंग होगा, कारो 2020 के अंदर रिपोर्टिंग हुआ इन सब चीज़ों पे, और एक था एप्लीकेबिलिटी और एक था रिपोर्टिंग। तो कारो 2020 होता है हमारा कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।